सुमन, मुझे तो अपनी बेटी सपना की चिंता सता रही है। वो तो बौनी रह गई, अब उसकी शादी कैसे होगी? क्यों जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या बोनी इंसान की शादी नहीं होती? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं सुमन, शादी आजकल कद काठी के साथ गुण देखकर भी होती है। हमारी बेटी के अंदर तो कोई गुण नहीं है। एक तो हमारी बेटी बौनी है और वो कुछ ज्यादा सुंदर भी नहीं है। किसने कहा हमारी बेटी के अंदर कोई गुण नहीं है? जो गुण मेरे अंदर है वे ही गुण अपनी बेटी को दूंगी। मैं एक शेफ रह चुकी हूँ। मैं अपनी बेटी को शेफ तो नहीं बना सकती, पर मेरी बेटी किसी शेफ से कम भी नहीं होगी। अब क्या था सुमन ये सोचकर कि उसकी बेटी की जिंदगी में कभी कोई परेशानी ना आए, इसलिए वो अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाती है। बहुत जल्द सपना बड़ी हो जाती है और वो हर तरह के आइटम बनाना सीख जाती है, जिसके बाद सपना के माता पिता उसके लिए रिश्ता देखने लगते हैं। पर सपना के पिता का डर सच हो जाता है और कहीं भी सपना की शादी नहीं हो रही होती है। मैंने तुमसे कहा था ना सुमन, हमारी बेटी बौनी है, कोई भी उसका हाथ आसानी से नहीं थामेगा। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर मेरी बेटी अकेली रही तो भी वह अपना पेट पाल लेगी। मैंने अपनी बेटी को बहुत कुछ सिखा दिया है, इसलिए आप सपना की चिंता मत कीजिए। सुमन अपने पति को दिलासा देती है, पर कहीं ना कहीं वो खुद भी सपना के लिए परेशान थी। समय यूं ही बीतता है और आखिरकार सपना के घर विवेक नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। विवेक का नाम पूरे शहर में बदनाम था, इसलिए विवेक की माँ उसका घर बसाने के लिए उसकी शादी सपना जैसी बौनी लड़की से करवा देती है। सुमन को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो सपना की शादी विवेक से करवा देती है। शादी के बाद जब सपना अपने ससुराल में जाती है तो वो अपनी लंबी जेठानी को देखती है। अपनी लंबी जेठानी को देख सपना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सपना की जेठानी तारा उसका मजाक बनाते हुए उससे कहती है, हे भगवान, मैंने कभी सोचा नहीं था कि माँ जी मेरे इतने स्मार्ट देवर के लिए ऐसी बोनी लड़की ढूंढ कर लाएगी। हाँ, तुम तो मेरी कमर के बराबर भी नहीं होगी। बहू, हर इंसान में कुछ कमियां और कुछ खूबियां होती है। अगर तू लंबी है तो ये तेरी खूबी है, और अगर छोटी बहू बोनी है तो वह उसकी कमी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुझ में कुछ कमियां नहीं होगी और छोटी बहू में खूब खूबियां होगी, समझी? माँ जी, आपकी आंखें छोटी हैं, इसलिए आपको कुछ भी साफ नजर नहीं आता, पर मेरे कद की तरह मेरी आंखें भी बड़ी हैं, मैं सब देख सकती हूँ। खैर, मुझे क्या। सपना बहू, अपनी लंबी जेठानी की बातों का बुरा मत मानना। मेरे लिए तो हमेशा दो बहू रहेंगी, एक लंबी बहू और एक छोटी बहू। पर मैं तुम दोनों में कभी फर्क नहीं करूंगी, क्योंकि तू ही है जो मेरे बेटे को अब सुधार सकती है। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। माफ करना, मैंने तेरे घर वालों को नहीं बताया, पर मेरा बेटा थोड़ा सनका है। छोटी छोटी बातों पर लोगों से लड़ाई करता है, उनसे मारपीट करता है, पर मेरा बेटा दिल का बुरा नहीं है। मुझे डर था अगर मैं तुम्हें सच्चाई बता देती तो शायद तुम्हारी माँ इस रिश्ते के लिए मना कर देती। माँ जी, आप भी दिल की बहुत साफ है। आपने पहले भले ही कुछ न बताया हो, पर आपने शादी के तुरंत बाद ही मुझे सब बता दिया। अब देखना, अब इस घर में सिर्फ खुशियाँ आएंगी। इतना बोलकर सपना घर के कामों में लग जाती है, पर सपना बहुत छोटी थी, जिस वजह से साफ सफाई करने में उसे दिक्कत होती है। तो वहीं दूसरी ओर उसकी लंबी जेठानी उसका एक बार फिर से मजाक उड़ाने की कोशिश करती है। क्या हुआ देवरानी जी, घर की सफाई करने में दिक्कत आ रही है? कहो तो मैं मदद करवा दूं? हाँ दीदी, मुझे आपकी मदद चाहिए। घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरा हाथ पहुंच नहीं रहा, आप साफ कर दीजिए। ठीक है, लाओ, मैं जाले साफ कर देती हूँ, तुम जाकर पंखे साफ कर दो। अरे मैं तो भूल ही गई, तुम तो बोनी हो, तुम तो पंखा भी नहीं साफ कर पाओगी। खैर छोड़ो, तुम जाकर रसोई घर में खाना बना लो और घर की साफ सफाई मैं कर लूंगी। तारा सपना के भोलेपन का मजाक बनाती है, पर सपना को तो आदत हो चुकी थी। आखिर वो बचपन से जो ऐसे मजाक झेलती आ रही थी। अब सपना आराम से रसोई घर में जाती है, पर रसोई घर की सारी चीजें काफी ऊंची थी, यहाँ तक कि अब उसे समझ नहीं आता कि वो खाना कैसे बनाए। तभी वहाँ सुमित्रा आ जाती है और अपनी बहू को परेशान देखकर उससे उसकी परेशानी की वजह पूछती है। क्या हुआ बहू, तू इतनी परेशान क्यों है? माँ जी, आप तो जानती है ना कि मैं बोनी हूँ और रसोई घर में सब चीज काफी ऊपर रखी है, यहाँ तक कि स्लैब भी ऊपर है।
मैंने आज से पहले कभी भी ऐसे मॉडर्न किचन में खाना नहीं बनाया। बस इतनी सी बात, मैं तेरे लिए कुर्सी लगा देती हूँ, तू कुर्सी पर चढ़कर आराम से खाना बनाना। सुमित्रा सपना को कुर्सी लाकर देती है। बेचारी सपना कुर्सी पर बार बार चढ़ती और उतरती है और खाना बनाती है। अपनी देवरानी को इस तरह से स्ट्रगल करता देख तारा को बहुत हंसी आती है और एक बार फिर वो अपनी देवरानी का मजाक बनाने लगती है। देवरानी जी, खाना बनाने में कितनी मेहनत कर रही हो, पैर दर्द करने लगेगा। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। वैसे भी मैं इस घर की फेवरेट बहू हूँ। आखिर मैं घर में सबसे लंबी जो हूँ और मेरे जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। और अगर तुम इसी तरह से स्ट्रगल करोगी तो खाना बिगड़ जाएगा, फिर घर वाले बेकार ही तुमसे नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं दीदी, मैं सब संभाल लूंगी। आप आराम से जाकर बैठ जाइए और खाने की चिंता मत कीजिए। खाने का स्वाद बिल्कुल कम नहीं होगा। सपना का जवाब सुनकर तारा का मुंह बन जाता है और वो वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। बेचारी सपना अब अकेले ही रसोई में खाना बनाती है। कुछ देर बाद जब सपना के हाथों का खाना घर वाले खाते हैं तो वो सब उसके खाने की तारीफ करते हुए नहीं थकते। सपना बहू, मैंने सोचा नहीं था कि तू इतना अच्छा खाना बना देगी। तुझे खाना बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। तेरा कद छोटा है पर तेरे खाने का स्वाद किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। माँ जी, इतनी तारीफ करो जितनी इसकी हाइट है। झूठी तारीफ करके इसे आप चने की झाड़ पर चढ़ा रहे हो। अगर ये गिरी बेचारी तो देवरानी जी की कमर टूट जाएगी। बहू, माना कि तू लंबी है पर इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने घमंड में रहे। और एक बात मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अपनी देवरानी के हाथों का खाना खाकर तो देख, क्या पता तेरा सारा घमंड टूट जाए। सुमित्रा के ज्यादा जिद करने पर तारा अपनी बौनी देवरानी के हाथ का खाना खाती है और खाते खाते उसकी सोच अपनी बौनी देवरानी के लिए पूरी तरह से बदल जाती है। जिसके बाद घर की साफ सफाई का काम लंबी बहू के हाथों पड़ जाता है और खाना बनाने का काम बौनी बहू के हाथों। और इसी तरह से सपना बौने होने के बाद भी अपने ससुराल में एकता बनाकर रखती है।